सुदर्शन न्यूज की मुहिम का उत्तराखंड में असर। हिंदू नववर्ष पर हर घर चलाया जा रहा भगवा अभियान। घरों पर भगवा ध्वज लगा रहे लोग। भगवा को लेकर लोगों का मिल रहा भारी समर्थन। G20 की बैठक को लेकर तैयारियां तेज। G20 बैठक की तैयारियों का सीएम धामी ने पंतनगर पहुंचकर किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। देवभूमि के विकास को लेकर सीएम धामी तत्पर। सीएम धामी विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे बैठक कर विकास परक योजनाओं की कर रहे समीक्षा। मैनुअल से डिजिटल पर शिफ्ट हुई बीजेपी। जल्द होगा बीजेपी का बूथ स्तर कमेटी गठन का कार्य पूरा। मोर्चा और बूथों पर भी नई टीमें गठित। 30 से 40 लोगों की होगी एक कमेटी। और राजधानी देहरादून में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे डेयरियों पर जल्द होगी सख्त कार्रवाई। 500 डेयरियां हो रही हैं संचालित। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा, अवैध डेयरियों को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सुदर्शन न्यूज की मुहिम की, जिसका असर उत्तराखंड में हर जगह हर कोने में दिखाई दे रहा है। दरअसल सुदर्शन न्यूज के अभियान हर घर भगवा का उत्तराखंड में बहुत बेहतर और अच्छा असर दिख रहा है। हिंदू नववर्ष के अवसर पर हर घर भगवा अभियान लगातार जारी है। देवभूमि उत्तराखंड में भी जोर शोर से हिंदू संगठन धर्म क्रांति संकल्प से सिद्धि तक सुदर्शन न्यूज के अभियान का समर्थन करते हुए अपने अपने क्षेत्र में हर घर जाकर भगवा ध्वज बांट रहे हैं। घरों पर भगवा ध्वज लगाया जा रहा है। वहीं सभी से हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड के हर घर पर भगवा लहरा रहा है। हिंदू नवत्सर और हिंदू नववर्ष को लेकर जो तैयारियां हैं, जो उत्साह उमंग है, वो उत्तराखंड के कोने कोने में नजर आ रही है। एक बड़ा अभियान जो सुदर्शन न्यूज द्वारा हर वर्ष चलाया जाता है, इस वर्ष भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए लोग, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई इस भगवा रंग में, हिंदू नववर्ष के भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात की जाए देवभूमि उत्तराखंड की, तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। G20 की बैठक भी यहां पर होने वाली है, जो बेहद खास है और इसे लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दरअसल शासन प्रशासन की तरफ से G20 बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने रामनगर में आयोजित होने वाली G20 बैठक की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक पल होगा। ऐतिहासिक G20 की यहाँ पर बैठक होने वाली है। इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैठकों को भव्य और सफल आयोजित करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी न रहे। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि G20 की बैठकों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और कार्यों में तेजी लाकर समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने विद्युत, जल संस्थान, वन विभाग, पंतनगर, एयरपोर्ट प्रबंधन सभी से कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए सभी कार्यों को समयबद्धता से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से पंतनगर मटकोटा मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के दौरान चल रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर काम करते हुए कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने निर्देशित करते हुए कहा कि चल रहे कार्यों पर पैनी नजर रखते हुए दिन प्रतिदिन प्रगति कार्यों की समीक्षा की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया।
इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। सीएम धामी हमेशा उत्तराखंड के विकास को लेकर तत्पर नजर आते हैं और साथ ही सीएम धामी देवभूमि के विकास को लेकर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर हर तरह की जानकारी जुटाई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र पुरोला, गंगोत्री, घनसाली, टिहरी, धनौल्टी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर, देहरादून, कैंट और मसूरी में गतिमान और लंबित कार्यों के विकासपरक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों और अधिकारियों को सीएम धामी ने कार्यों को जल्दी और सघनता से करने का निर्देश भी दिया। बात उत्तराखंड में अब भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री, जहां क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहां पर, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सरकार के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, विकास कार्य को गति दे रहे हैं। वहीं इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मजबूती देने के लिए रिफॉर्म किया गया है। जिलों की कई इकाइयों का विस्तारीकरण किया गया है। वहीं मोर्चा और बूथों पर भी नई टीमें गठित की गई हैं। उत्तराखंड में संगठन को रिशफल करने के लिए भाजपा इन दिनों युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। पार्टी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 1 मार्च से प्रदेश भर में नई कार्यकारिणी के गठन का अभियान शुरू किया गया है। इसे 30 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें हर एक बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बनाई जा रही है, जिनके अलग अलग काम होंगे और हर एक ग्रुप पर तकरीबन 30 से 40 लोगों की एक कमेटी भाजपा तैयार कर रही है। वहीं इसके अलावा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मैनुअल कमेटियों के गठन के साथ ही साथ इसे ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था कर रही है। तो क्या होता था कि जैसे 20%, 30%, 25% के करीब जो है फेक डेटा भी नीचे से आते थे, हार्ड कॉपी में जब आता था। और अब जब जो है उसको हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो अब उसकी पूरी जानकारी कार्यकर्ता की, तो इसमें पूरी जानकारी जब उसमें डालते हैं हम, तो उससे जो है फर्जीफिकेशन होने की संभावना नहीं रहती है। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है कार्यकर्ताओं का, वो 100% लगभग सही है। सामान्यतः पहले जो संगठन के कार्य का विस्तार, संगठनात्मक विस्तार जो है, बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक चुनाव से पहले किया जाता था। लेकिन इस बार पूरे देश भर में बूथ सशक्तिकरण का अभियान, ये 2 महीने का अभियान हम लोगों ने चलाया फरवरी और मार्च में। अब चूंकि उत्तराखंड में संगठन नया बना है और जिले की कार्यकारिणी बनी है, मंडल की कार्यकारिणी बनी है, मोर्चे बने हैं, तो इसलिए हमारा ये अभियान 1 मार्च से प्रारंभ हुआ है। इसमें हमने इस समय 31 मार्च तक इस कार्य को पूरा करना है और इसमें प्रत्येक बूथ में हमने 11 लोगों की कमेटी, उसमें अलग अलग काम बांटते हुए 11 में से एक व्यक्ति मन का प्रमुख होगा, एक व्यक्ति लाभार्थियों का प्रमुख होगा, ऐसे एक व्यक्ति जो है, जो हमारे वर्ष भर में 6 कार्यक्रम होते हैं उनका प्रमुख होगा, ये युवा प्रमुख होगा, एक महिला प्रमुख होगा। ऐसा करके 11 लोगों को हमने काम बांटा है। तो संगठनात्मक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी रिफॉर्म कर रही है। इधर आइए आगे बढ़ते हैं और बात अब राजधानी देहरादून की कर लेते हैं, जहां अवैध रूप से संचालित किए जा रहे डेयरियों पर जल्द सख्ती की जाएगी। इसे लेकर डीएम सोनिका सिंह को कई शिकायतें मिली हैं। दरअसल शहर के अंदर ही अवैध रूप से लगभग 500 के करीब डेयरियां संचालित की जा रही हैं, जो ज्यादातर आवासीय इलाके में संचालित हो रही हैं, जो कानून के भी दायरे से बाहर है। जबकि नगर निगम के अंदर केवल 93 डेयरी ही रजिस्टर्ड है। इस पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि ये मामला पहले भी संज्ञान में आया था। इसे लेकर नगर निगम की तरफ से डाटा तैयार किया गया है और नगर निगम के पास पूरा डाटा तैयार है, क्योंकि अब आबादी बढ़ रही है और जरूरत भी इसलिए ज्यादा है और उनके द्वारा बाकायदा स्थान को चिन्हित करके अवैध डेयरियों पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। और सर्वे ऑलमोस्ट हमारा फाइनल है। उसी के क्रम में फिर कितनी लैंड, क्या, किस कैटेगरी की, ये सभी चीज़ें हो गई हैं और उसी के क्रम में लेआउट प्लस जो प्लान बनाया जाएगा, रिहैब प्लान बनाया जाएगा, उस पर कार्य चल रहा है। करीबन 250-300 हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तो शाम तक ही दूंगी मैं ना।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से बीजेपी विधायक रितु खंडूरी भूषण ने सोमवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसे शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। शिष्टाचार भेंट के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से बीते दिनों संपन्न हुई बजट सत्र के सदन संचालन और कार्यवाही से संबंधित विषयों पर जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच उत्तराखंड के विकास से संबंधित विषयों पर कई अहम मुद्दों पर समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड सरकार की तरफ से बजट पेश किए जाने के बाद बीजेपी के तमाम पदाधिकारी बजट की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किच्छा रोड स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता की और बीजेपी की धामी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के हित का बताते हुए कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2023-24 के बजट के आने वाले समय में अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि इस बजट में जहां युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार परक शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। योजनाओं के बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और प्रत्येक क्षेत्र को जो है इस बजट ने छुआ है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जो हमने इसमें फोकस किया है और पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयं के स्रोतों से जो आय है वो 18.44% बढ़ी है और हम भविष्य में भी आय को बढ़ाकर और इस कर्ज को कम करने का काम जो है सरकार करेगी। और चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो है नौजवान हो, सबके लिए जो है इस बजट में प्रावधान है। कृषि के क्षेत्र में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो है इस बजट में। कुल मिलाकर देखें तो सरकार कह रही है कि बजट के माध्यम से उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के विकास के लिए एक आधार तैयार किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा कह रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि बजट के प्रावधान जो हैं वो विकास के रूप में कैसे परिणित होते हैं और इस पर क्या राजनीति गरमाती रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नजर बनी रहेगी। और इन सब के बीच अब बागेश्वर जिला की बात कर लेते हैं, जहां अस्पतालों और CHC सेंटर्स और ANM सेंटरों में कोविड काल से तैनात उपनल कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने के बाद बागेश्वर के उपनल कर्मी पुनः सेवा बहाली की मांग को लेकर 93 दिनों से जिला कार्यालय बागेश्वर के बाहर धरना दे रहे हैं। दरअसल कोविड काल के दौरान नियुक्त किए गए उपनल कर्मचारियों को मात्र साल भर के कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर ही रखा जा रहा है। वर्तमान समय में बागेश्वर अस्पताल में तैनात उपनल कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई है। वहीं उपनल कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हम बागेश्वर के अस्पताल में तैनात थे तब तक सारी व्यवस्था हमारी तरफ से संभाली जा रही थी। उपनल कर्मचारियों की सेवा समाप्त होने के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भी सड़क पर आ गए हैं। शासन से अनुरोध है कि हमारी सेवा बहाली दोबारा की जाए। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर से ही अगली खबर है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफियाओं की तरफ से आए दिन खनन क्रिया की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बागेश्वर का ही है, जहां खनन माफिया नाकुरी तहसील के अंतर्गत आने वाली न्याय पंचायत दियाली के क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे हैं, जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। सामूहिक रूप से इसका विरोध किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में ग्रामीण पहुंचते हैं, जहां ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी से भू माफियाओं की तरफ से की जा रही अवैध खनन के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खड़िया खनन के कारण रीमा क्षेत्र में रिहायशी मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी, नालों, गुर्जर, पनघट की सार्वजनिक भूमि को भी खनन व्यापारी नष्ट कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खड़िया खनन का विरोध करने पर खनन व्यापारी मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। ग्राम प्रधानों ने संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। फिलहाल जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमयाल ने ग्राम प्रधानों को समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है। लोग हमारे रीवा क्षेत्र के आए थे। उनका यही कहना था कि
कुछ उनकी एस्टिमेट में त्रुटि हुई थी, तो जिसके लिए ब्लॉक स्तर पे उन्हें ही वो निर्देशित किया जाता है, जबकि वो कार्यदायी संस्था का दायित्व है। तो इस संबंध में हमने वीडियो को निर्देशित कर दिया है कि आप स्वयं उनको एस्टिमेट में कोई कमी है, जो योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को कार्यदायी संस्था ही उसको सही करेगा, न कि प्रधानों के द्वारा। इधर देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी कड़ी में 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बैठक कर जानकारी दी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अप्रैल महीने से शुरू हो रही आगामी 4 धाम यात्रा में यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद की जा रही है। 4 धाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाए, इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सा अधिकारी को दी गई है। जबकि 4 धाम में आकस्मिक सेवा के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ही अन्य डॉक्टरों की सूची, डॉक्टर्स का रोस्टर बनाकर समय से तैयार कर लें, ताकि यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। 4 धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब 4 धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था, उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। तो 4 धाम की तैयारी चल रही है और इन सब के बीच H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है और इसे देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गाइडलाइन जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं रुड़की के कई अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त का कहना है कि मौसम चेंज होने पर वायरल का सीजन आता है। इस वक्त नया H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है, इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये दूसरे वायरस की तरह ही है, मगर इसमें थोड़ा इन्फेक्शन ज्यादा है और ज्यादा तेजी से फैलता है। अभी हमारे यहाँ एक्टिव केस कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे भी चल रहा है, जो जब भी मौसम चेंज होता है वायरल का सीजन आता ही है। अभी ये नया एक स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में H3N2 करके। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज़ बुखार है, सांस में समस्या है, तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में। तो सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नकल माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रदेश के बहुचर्चित UKSSC परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को आखिरकार गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड STF के SSP आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसील को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि हाकम सिंह के खिलाफ UKSSC परीक्षा घोटाले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देहरादून जिलाधिकारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट में उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
वहीं हरिद्वार तहसीलदार रेखा आर्य का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा 16 मार्च को आदेश दिया गया था कि हाकम सिंह की प्रॉपर्टी को कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है। तहसीलदार हरिद्वार को उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ये जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा 16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वाहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। ये ज्वालापुर में है, बाहर दूध के अंतर्गत ये खसरा नंबर 805 में है, जिसमें वर्णित संपत्ति 2 बेनामों के आधार पर है, 78.16 वर्ग मीटर और 78.16 वर्ग मीटर। उस पर हमने यहाँ पर इनकी जो अनकंस्ट्रक्टेड या बना हुआ है जितना भी, उसमें ये कुर्क कर ली गई है। इसमें ये हाकम सिंह के खिलाफ जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था उत्तराखंड का, वहाँ पर परीक्षा में धांधली को लेकर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और डीएम देहरादून की तरफ से सेक्शन 14 गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। हरिद्वार में भी स्थित उनकी 3 संपत्तियों पर डीएम देहरादून के ही आदेश थे इन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा, लेकिन चूंकि यह संपत्तियां हरिद्वार जनपद में थी, इसलिए उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसमें कहा गया था कि कुर्की का आदेश मेरे द्वारा किया जा चुका है और जनपद स्तर पर उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। तो उसी के क्रम में एक आदेश मेरे द्वारा भी जारी किया गया और उनकी जो 3 संपत्तियां थी उनको विधिवत कुर्क करते हुए वहां पर रिसीवर। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों पर ओलावृष्टि के कारण सफेद मसूरी ने ओलों की सफेद चादर ओढ़ ली है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो गई है। वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक ओलों को बर्फ समझकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी में और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं खड़ी फसलों पूरी तरह से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। ओलावृष्टि और लगातार हो रही बारिश से लोगों को ठंड से भी 2-4 होना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम के अचानक बदले मिजाज से लोगों के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो रही है। मसूरी में लगातार खांसी जुकाम के मामले बढ़ रहे हैं। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया कि इन दिनों अस्पताल में खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं। वहीं उनको जरूरत की दवाइयां देकर सावधान रहने की भी हिदायत दी जा रही है। दूसरी ओर मसूरी में पर्यटक ओलावृष्टि को बर्फ समझकर आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर रामनगर की बात करेंगे, जहां ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत फ्री पानी के कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इन नलों में एक बूंद भी पानी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा और इस दौरान ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान की मांग उठाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फ्री नल देने की बात कही थी और फ्री में जल देने की बात कही थी। इनकी ये योजना 1 साल में ही दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे आज लोगों का इतना हुजूम यहाँ पर आया है। जिनके घरों में पानी नहीं आ रहा है उनके वहाँ भी जो है 20-20 हज़ार के बिल आ रखे हैं और जो नए कनेक्शन होते हैं उन कनेक्शनों में जो तिमाही और छमाही बिल होता है, जो मात्र 800 रुपये हुआ करता था, वो बिल आज बढ़कर 7,000 रुपये तक आ रहा है, 10,000 रुपये तक आ रहा है। तो आज हमने इनसे ये पूछने के लिए जल संस्थान में हम आए थे और तालाबंदी हमने की। हमने सारे अधिकारी कर्मचारी को बाहर निकालकर हमने इनसे पूछा कि आखिर इतना बिल कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। जिस घर में नल में एक बूंद पानी का भी नहीं आया उसका भी बिल बढ़कर आ रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से इतना बिल जमा करेगा? जो सुबह मजदूरी करता है और शाम को रोटी खाता है, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है कि 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का बिल ये लोग कहाँ से भरेंगे। जिसको लेकर बिजली के बिलों को माफ़ करने को लेकर आज हमने यहाँ पर दफ्तर में तालाबंदी की और धरना प्रदर्शन किया है। यदि ये बिल माफ़ नहीं किए गए तो हम जनता के साथ मिलकर रामनगर में आंदोलन करेंगे।
के पौड़ी जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बीते कुछ दिनों से जिले में रुक रुक कर हो रही बेमौसम बरसात की मार जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों पर पड़ रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में लोग गर्मी से राहत की सांस ले रहे हैं। मार्च के महीने में हो रही बेमौसम बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नवंबर दिसंबर में होने वाली बरसात मार्च के महीने में होने से काश्तकारों को आर्थिक रूप से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अब फसल पकने का समय हो गया था और ऐसे में बारिश फसलों को नष्ट कर रही है। वहीं मार्च के महीने में हुई इस बारिश से जनपद के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूँगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो हुई नहीं बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है। तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है पौड़ी में, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफ़ी शानदार मौसम आज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी पौड़ी में तो नहीं हुए थे गर्म कपड़े बंद, जैकेट वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन और जगह के अकॉर्डिंग पौड़ी में भी ठंडा है ही। और इससे पहले वायरल फीवर चल रहे थे, तो बारिश की वजह से थोड़ा बारिश हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ये फीवर वगैरह में। और यही बात अब धारचूला की कर लेते हैं। धारचूला में पहले की जमीन पर कुमायूं स्काउट्स ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ग्रामीणों की तरफ से लगातार जमीन वापस देने की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की जमीन वापस नहीं की गई है। अब ऐसे में उप जिलाधिकारी की तरफ से तहसील कार्यालय में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिसमें सेना और ग्रामीणों के बीच बातचीत की गई। साथ ही ग्रामीणों ने जमीन को वापस देने की मांग उठाई। ऐसे में उप जिलाधिकारी की तरफ से ग्रामीणों को 10 दिन का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एसडीएम साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि 10 दिन के अंदर आप वो करिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, कुमार स्क्वाड को बोला गया है, ताकि उसके बाद अगर इनकेस कुछ नहीं होता तो देन गाँव पूरा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।